दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में हम सीख रहे हैं गुणनखंडों की संख्या निकालना। इस पर एक वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें मैं कुछ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन एक दोस्त का कमेंट आया कि इसे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इस वीडियो में फिर से दोबारा से आपको बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले देखते हैं गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें पहले से आपको पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक, गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं जो संख्या दी गई है, उस संख्या को क्या करते हैं, यदि उस संख्या में हम भाग दें तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक, क्या करते हैं, गुणनखंडों को दी गई संख्या को पूरा पूरा विभक्त करते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जांपल ले लें, हमने ले लिया कि 8 है और 8 के हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। क्या करना है, 8 के गुणनखंड निकालना है। तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 8 के गुणनखंड होंगे जो 8 को पूरा पूरा विभक्त करते हुए, यानी 8 में पूरा पूरा भाग जा रहा हो। ठीक, तो किसका किसका जा रहा है, 8 में 1 का जा रहा है। ठीक, तो 8 क्या हो गया, 8 का गुणनखंड 1 क्या हो गया, 1 हो गया। और किसका जा रहा है, 8 में 2 का भाग जा रहा है, 2 हो गए। 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 3 इसका गुणनखंड नहीं हुआ। 4 का जा रहा है तो 4 इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, और किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, नहीं जा रहा है। 6 का जा रहा, नहीं जा रहा। 7 का नहीं जा रहा। 8 का जा रहा, 8 एकम 8, 1 बजा रहा। तो यानी जो 8 के गुणनखंड थे वो क्या हो गए, हो गए 1 2 4 8। ठीक, या हम कहें, ठीक, 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 8 के गुणनखंड कितनी हैं, 2 की घात, या कहें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। 8 हो गया, 2 दूनी 4, 4 अच्छा 3 भैया, 4 दूनी 8 यानी 2 की घात 3। तो जो 8 को है हम 2 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। 2 कैसा है, एक हमारा प्राइम नंबर है। 2 क्या है, प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। ठीक, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिए 10, छोटे 20 ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, हमने क्या ले लिया, 20 ले लिए। 20 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 20 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, एक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। ठीक, 20 को 1 डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, 6 7 8 9 10 कर रहा है, और क्या कर रहा है, और 20 कर रहा है, और तो कोई कर नहीं रहा। ठीक, तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। यदि हम देखें तो कुल फैक्टर 8 के कितने हुए थे, 1 2 3 4 हुए थे। ठीक, और 20 के फैक्टर कितने हो गए, 20 के गुणनखंड होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, या 20 को हम यदि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 5 20, यानी 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। तो हमने क्या देखा कि जो 8 था उसको 2 की घात 3 के रूप में लिख सकते थे। 20 को क्या लिख सकते, 2 की घात 2 और 5 की घात 1 के रूप में लिख सकते हैं। और 2 और 5 कैसे हैं, हमारे प्राइम नंबर हैं। क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। यानी कि हम कोई सा भी यदि नंबर ले लें, जैसे 8 लिया 20 लिया, ठीक, तो हमने उनको किसके रूप में लिख दिया, अभाज्य संख्या की घात के रूप में लिख दिया। 20 को लिया, वो भी हमारी अभाज्य संख्या की घात के रूप में लिख गया। तो यहीं पर एक क्या होती है, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। क्या है, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
एरिथमेटिक, ठीक, क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, यानी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है जो बोलती है कि कोई सी भी प्राकृतिक संख्या हो उसको अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या बोलती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है किसी भी प्राकृतिक संख्या को अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक। तो कोई सी भी प्राकृतिक संख्या हो, आपको जो इच्छा हो उसको चेक कर लीजिए, उसको हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड की घात, अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 और 5, इसकी घात कितनी है, 2 और 1। घात कुछ भी हो सकती है, भाज्य हो सकती है, अभाज्य हो सकती है, लेकिन हम आधार की बात कर रहे हैं, ठीक। तो वही पूरा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की घात, घात तो कुछ भी हो सकती है, भाज्य अभाज्य, लेकिन जो गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे, वो अभाज्य ही होंगे। ये हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये या फिर अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। अब देखते हैं हम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। कि कोई सा भी नंबर है उसमें कुल गुणनखंड, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, गुणनखंडों की संख्या। तो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था, 20, और उसके अभाज्य गुणनखंडों के घात के रूप में हमने कैसे व्यक्त किया था, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1, ठीक। इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में निकाल ली। अब यदि हम इसके देखते कि टोटल गुणनखंड कितने हैं, 6 हैं, इस तरीके से निकालते थोड़ा टाइम लगता है। अभी छोटी संख्या थी तब आपको 6 लिखनी पड़, यदि बड़ी संख्या होती तो और ज़्यादा लिखनी पड़ती, नहीं। तो हम इसको घात के रूप में कैसे कर सकते हैं, इसके हम फैक्टर किस तरीके से निकाल सकते थे, जैसे हम डिवीजन मेथड से निकाल सकते थे। 2 में दिया 10, फिर 2 से दिया 5, फिर 5 से दिया 1, 2 बार 2 आया था तो 2 की घात 2, 5 एक बार आया तो 5 की घात 1। इस तरीके से हमने इसके क्या निकाल लिए थे, प्राइम फैक्टर निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लिया था, ठीक। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या कितनी होती। जब गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे होते हैं तो हम कुछ नहीं करते, उसकी जो घात है, घात को 1 बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, घात में +1 करते हैं और गुणा करते चलते हैं, ठीक। क्या करते चलते हैं, घात में +1 करके 1 गुणा करते चलते हैं। कितनी, कब तक करते हैं, कि जितने उसमें प्राइम फैक्टर हैं उन सभी की घातों को लेकर करते हैं। जैसे इसमें कितने प्राइम फैक्टर हैं, 2 हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 ही हैं, तो पहले हम 2 की घात लेंगे, कितनी थी, 2, घात कितनी थी, 2, प्लस कितना हुआ, 1 इंटू, फिर आगे ये कंप्लीट हो गया 2, इसके बाद क्या आया, 5, 5 की घात कितनी है, 1, इसमें कितना जोड़ेंगे, 1। यदि और संख्याएँ होती तो हम उसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेते। क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1, 2 + 1 3 गुणा 2 यानी 6 हमारे क्या आ गए, गुणनखंड आ गए, जो पहले भी हमने निकाले थे, कितने थे, 6 ही थे। ये तो होता है सिंपल सा गुणनखंडों की संख्या निकालना। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाल लेते हैं, कि जो घात दी है, घात को 1 बढ़ाकर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब घात को 1 क्यों बढ़ाते हैं, ठीक। यदि देखें तो 2 के जो यहाँ पर गुणनखंड हैं वो कितने होंगे, 2 के कितने गुणनखंड होंगे, 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2, यही होंगे ना। तो क्या हुए, 2 के कितने हो गए, 1 2 3 गुणनखंड हो गए। इस तरीके से 5 के भी देखें तो 5 के क्या हो जाएंगे, 5 की घात 0, 5 की घात 1। तो यहाँ पर 5 कितने हैं, 2 बार है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों में यहाँ पर 3, 2 के गुणनखंड आए थे, 5 के आए 2, दोनों में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, वही यहाँ पर आ गए। ये हो गए हमारे क्या, गुणनखंडों की संख्या। ये कुल गुणनखंड निकालना।
तो सिंपल कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, आप उसमें क्या करोगे, एक बढ़ा दोगे और उसमें आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। अब गुणनखंडों की संख्या के बाद आता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये हो गया क्या हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना बिल्कुल सिंपल है। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कि जो घात दी है उसका घात का हम गुणा करते चलते हैं। क्या करते चलते हैं, जैसे पहले की घात है इनटू, फिर दूसरे की जो घात होगी और आगे तीसरे की जो भी घात होगी अभाज्य गुणनखंड की, उनका आपस में हम गुणा करते रहेंगे। जब गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे तो हम घात को एक बढ़ा के गुणा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, घात को एक बढ़ा रहे थे, पावर को एक बढ़ा रहे थे और मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, अब गुणा नहीं कर रहे। कब, जब हम क्या निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कर रहे हैं तो उसको पावर को बढ़ा नहीं रहे हैं, घात को हम बढ़ा नहीं रहे हैं, घात का सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कितनी, पहले की घात 2 की घात कितनी थी 2 इंटू 5 की घात कितनी है 1, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यदि हम ऊपर देख लेते हैं 20 के अभाज्य गुणनखंड कितनी थी, एक तो ना अभाज्य होता है ना भाज्य होता है, तो नहीं हो, 2 अभाज्य होता है, 1 हो गई। 4 भाज्य है, 5 अभाज्य, 10 भाज्य, 20 भाज्य। यानी यहाँ से भी हम देखें तो कितने आए, एक 2 आया और दूसरा 5 आया, तो यहाँ पर भी हमारे कितने थे, 2 अभाज्य गुणनखंड थे। तो यदि हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे घातों को। ठीक, दूसरी 2 चीज़ें निकालनी हमने। पहला क्या निकाला, पहला निकाला था गुणनखंडों की संख्या, दूसरा निकाला अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तीसरा निकालते हैं हम सम गुणनखंडों की संख्या, या पहले विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होती, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होती, सेम जिस तरीके से हम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं उसी तरीके से हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या छोड़ देते हैं, जो विषम अभाज्य गुणनखंड है, क्या है, जो विषम अभाज्य गुणनखंड है उसको छोड़ देते हैं। यानी हम 2 को नहीं लेते, जो 2 की घात जो भी है उसको हम नहीं लेते, 2 की घात नहीं लेते, उसके अलावा जो भी है उसको हम ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो कितना हो जाएगा, अब देखें क्या थे, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1, यही संख्या थी ना, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1, इस तक। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 को तो लेंगे नहीं, 2 की घात नहीं लेंगे, 2 की घात नहीं लेंगे तो किसकी लेंगे, केवल 5 की घात लेंगे। अब गुणनखंडों की संख्या निकाल क्या करते थे, घात को हम 1 बढ़ा देते थे, तो इसकी घात को 1 बढ़ाएंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब वो किसी को मल्टीप्लाई करने के लिए तो और कुछ है नहीं, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आता है चौथा, क्या आता है, चौथा आता है सम गुणनखंडों की संख्या। क्या आता है, सम गुणनखंडों की संख्या। इस 2 तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका है कि यदि आपको विषम गुणनखंडों की संख्या पता है, यदि आपको विषम गुणनखंडों की संख्या पता है तो क्या करें, विषम गुणनखंडों की संख्या इनटू जो 2 की घात है, 2 की घात, जो 2 की घात है उससे हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, या 2 की घात कहें, या जो सम संख्या की घात है,
प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल दो ही सम संख्या होती है। तो या तो हम कह दें 2 की घात, या जो सम संख्या की घात है उसमें यदि हम विषम गुणनखंडों की संख्या का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। जैसे विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकली थी, 2 इंटू 2 की घात कितनी थी, इसमें 2 की घात कितनी थी, 2 की घात 2 थी, 2 की घात का मल्टीप्लाई कर देते तो कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगे। कितनी आ जाएगी, हमने 2 की घात का मल्टीप्लाई कर दिया, विषम गुणनखंडों की संख्या 2 थी और उसमें हमने 2 की घात 2 ही थी तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया 4 आ गया। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या, वैसे जब हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देख रहे थे तो हमने क्या कहा था कि घात को गुणा करते हैं, क्या करते हैं, घात को गुणा ना करके क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पर कितनी आएगी, 3। पिछले वीडियो मैंने सही बताया था, इस बार थोड़ा जल्दी में हो गया। ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे हम उनकी जो घात हैं उनको जोड़ देते हैं। 2 की घात 2 थी तो इसको जोड़ा 2, 5 की घात 1 थी तो इसको जोड़ा 1, तो 2 + 1 3 हो गया। तो अभाज्य गुणनखंडों की कितनी संख्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हम पढ़ क्या रहे थे, हम देख रहे थे सम गुणनखंडों की संख्या निकाल। पहला तरीका हम देख लिया विषम गुणनखंडों की संख्या इंटू उसमें 2 की घात का गुणा कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था जो सम संख्या की जितनी घात होती है, सम संख्या की घात, यानी सम संख्या मतलब क्या हो गया, 2 की घात इंटू उसके बाद जो भी संख्याएं हैं उनकी घात हम 1 बढ़ा के लेके चलते हैं। जैसे हम की गुणनखंडों में 1 बढ़ा के लेते थे, गुणनखंडों में घात को 1 बढ़ा के लेते थे, उसी तरीके से हम सम गुणनखंडों की संख्या में भी क्या करेंगे, 2 की घात को सेम टू सेम लेंगे, 2 की घात को क्या लेंगे, सेम लेंगे जितनी हैं, और उसके बाद यदि और आगे जो भी संख्याएं हैं तो वो सभी अभाज्य होंगे, उनकी क्या लेंगे हम, घात को 1 प्लस करके लेंगे। अब देखें इसमें क्या था, 2 की घात 2, यानी जो 2 की घात है वही की वही लेंगे, तो कितनी लेंगे, 2 इंटू 5 की घात कितना था, 5 की घात था 1, तो इसकी घात को क्या बढ़ कर देंगे हम, 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे तो घात कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 बराबर 4 हो गया। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यार क्या करते हैं, सम संख्या की घात को तो हम सेम लेते हैं, उसके अलावा यानी 2 की घात को सेम लेते हैं, उसके अलावा जो है उसकी घात को हम 1 बढ़ा के लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला आता है, एक और चीज़ देख लेते हैं, 5वीं, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, या कहें अलग अलग जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, यानी जो भिन्न अलग अलग क्या है अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करते, जितने अभाज्य गुणनखंड हैं उनको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर कितना, 2 है और 5 है, टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 ही है, एक 2 है और दूसरा 5 है। तो यानी तो जो हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते तो जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं, जो हमारा आधार है वो आधार गिन लेते हैं कितने हैं, उतने ही हमारे भिन्न गुणनखंडों की संख्या आ जाती है। एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक जैसे हम छोटा ही सा एग्जाम्पल ले लेते हैं 60, और 60 के हमें निकालना है गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले हम 60 के क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 60 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, कितने होंगे, 2 से भाग दिया 30, फिर 2 से भाग दिया 15, फिर 2 से नहीं आ रहा तो 3 से 5, फिर 5 से भाग दिया 5 एकम 5। 2 कितनी बार आया, 2 बार, यानी 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1, 3 एक बार आया, इंटू 5 की घात 1,
ये आ गए हमारे क्या अभाज्य गुणन, सॉरी ये आ गया हमारा 60 के हमारे गुणनखंड आ गए, जिनको हमने घातों के रूप में व्यक्त कर लिए। अब हमें निकालना क्या है, गुणनखंडों की संख्या। ठीक, पहला। दूसरा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तीसरा, सम गुणनखंडों की संख्या। चौथा, विषम गुणनखंडों की संख्या। और पांचवा, जो भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 5 चीज़ें निकाल। पहले क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, घात को 1 बढ़ा देते हैं और गुणा कर देते हैं। 2 को 1 बढ़ाया 3, इंटू 1 को 1 बढ़ाया 2, 1 में 1 प्लस किया 2, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12। 60 के कुल गुणनखंड कितनी आ गए, 12। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब निकालते तो क्या करते हैं, जो घात है उसको जोड़ देते हैं, आ जाते हैं अभाज्य गुणनखंड। कितनी हो जाएगा, 2 3 2 प्लस 1 यानी 4। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 4। जब हम सम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे तो सम की घात जो है वही लेते हैं, सेम टू सेम लेते हैं। तो सम की घात कितनी है, 2, इन 2 की घात 2। उसके बाद घात को 1 1 बढ़ाते हैं, तो 3 की घात 1 थी तो 1 बढ़ाया 2, इंटू 5 की घात 1, 1 को 1 बढ़ाएंगे तो 2, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब आते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की विषम निकालना है तो हम सम को लेते ही नहीं हैं, क्या करते हैं, सम को नहीं लेते और जो भी अंक है उनको 1 1 बढ़ा के, जो भी घात है उनको 1 1 बढ़ा के निकाल लेते हैं। तो 3 की घात 1 है यानी 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगी। 5 की घात 1 है, 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगी। कितनी आ जाएंगी, विषम गुणनखंडों की संख्या 4 हो गई। भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जितनी आधार होते हैं उन सभी को हम गिन लेते हैं। भिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 1 2 3। कितने हो जाएंगे, भिन्न अभाज्य गुणनखंड 3 हो जाएंगे। सिंपल है, समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने अगला लिया है क्वेश्चन, 25 की घात 5 इंटू 10 की घात 5 इंटू 11 की घात 11 इंटू 9 की घात 11। और हमें निकालना वही सब 5 चीज़ें हैं। क्या क्या निकालना है, मैं लिख लेता हूँ एक बार। क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और भिन्न गुणनखंडों की संख्या। हमें दिया है 25 की घात 5 इंटू 10 की घात 5 इंटू 11 की घात 11 इंटू 9 की घात 11। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमें देखना होता है कि जो गुणनखंड हैं वो किस में होना चाहिए, वो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, संख्या को हमें किस में लिखा जाना चाहिए, संख्या हमेशा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी जानी चाहिए। कैसी लिखी जानी चाहिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप। अब 25 देखें कि अभाज्य नहीं है तो इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। 10 भी अभाज्य नहीं, 11 अभाज्य है, 9 भी अभाज्य नहीं, तो इनको पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्या को लिखना पड़ेगा। 25 क्या होता है, 5 की घात 5 इंटू क्या है 2 इंटू 5 की घात 5 इंटू 11 की घात 11 और 9 क्या होता है 3 की घात 2। अब देखें जब घात ब्रैकेट में होती तो मल्टीप्लाई हो जाती, 5 की घात 10, ये क्या हो जाएगी 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 5 प्लस 11 की घात 11 इंटू ये कितनी थी 11 थी, कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई हुए थे 3 की घात 22 हो जाएगी। क्या हो गया, 5 2 बार है तो इसको एक बार ही लिख लेते हैं, कितनी हो जाए, मल्टीप्लाई में तो घातें जुड़ती हैं, 5 की घात 15 इंटू 2 की घात 5 इंटू 11 की घात 11 और इंटू 3 की घात 22 हो जाए।
अब ये आ गए हमारे किस रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गए। अब हम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बढ़ाकर लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, एक बढ़ा 15 में एक प्लस किया 16 इंटू 5 में प्लस किया 6 इंटू 11 में प्लस किया 1 12 इंटू 22 में प्लस किया 1 23, और इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो हमारे क्या हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। मल्टीप्लाई किया तो 16 गुणा 6, 16 6 96, 96 गुणा 12, 96 गुणा 12 आएगा 576, और 576 गुणा 23 आ जाएगा आपका 13,248। तो जो हमारी गुणनखंडों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 13,248 आ जाएगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सिंपल होता है, सभी घातों को जोड़ दो, आ जाएगा कितनी आ जाएगा, 15 5 20, 20 और 11 31, 31 और 22 कितनी हो जाएंगी, 53। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 53 आ जाएगी। समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या में क्या होता है, सम की घात वही लेते हैं जो होती है। तो सम क्या है, केवल 2 ही होता है, 2 की घात कितनी है 5 इंटू उसके अलावा जो भी अंक हैं उनकी घात एक एक बढ़ा के लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 15 है तो 15 1 16 इंटू 11 से कितनी हो जाएगी 12 इंटू 22 से कितनी हो जाएगी 23। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा कितनी, 16 पंच 80, 80 गुणा 12। समगुणनखंडों की संख्या जब आएगी तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई आ जाएगा 22080। अच्छा ये सम का जाएगा, गुणनखंडों की संख्या कम आई, इसका मतलब इसमें कुछ छूट गया है। अच्छा इसमें 2 का मल्टीप्लाई और होगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 2 8 16 की 6 4 दूनी 8 1 9 2 4 3 26, ये 26,496 आएगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आएगा। ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही आंसर आएगा, इनमें जो मल्टीप्लाई करने के बाद वही आंसर आएगा। अब आते हैं हम विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होती, हम इसमें सम की घात लेते ही नहीं हैं। क्या करते हैं, सम की घात नहीं लेते। तो सम संख्या क्या है, केवल 2 है, इसके अलावा सभी की घात लेंगे, वो क्या करेंगे एक एक बढ़ा देंगे। क्या हो जाएगा, 15 से 1 16 इंटू 11 से 1 12 इंटू 22 के 1 23। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई कितना आएगा, मल्टीप्लाई आएगा इसका 4416। अब आता है भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या आता है, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उनकी संख्या हम लिख ले, कितनी, एक 5 है, 2 है, 11 है, 3 है, 1 2 3 4। तो भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्वेश्चन बड़ा था इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हुई है, टाइम लगा। यदि छोटा होता तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन इससे शॉर्टकट कोई तरीका भी नहीं है। आप जितनी भी मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी क्वेश्चन उतने जल्दी हो जाएगा। तो अब तक हमने सीख ली 5 चीज़ें निकालना। क्या क्या 5 चीज़ें सीख ली, गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या और भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। एक प्रश्न है, यदि n = 4 की घात 11 प्लस 4 की घात 12 प्लस 4 की घात 13 प्लस 4 की घात 14 है, तब कुल कितनी अभाज्य गुणनखंड होंगे। जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते थे, घातों को सीधे जोड़ देते थे। अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करते थे, घातों को हम डायरेक्ट जोड़ देते थे। लेकिन कब जोड़ते थे, जब जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई का हो रहा होता था। ठीक, ऑपरेशन क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई का हो रहा था, तब जोड़ देते। अब ऑपरेशन क्या हो रहा है इसका, प्लस का हो रहा था, अब इसको हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। तो कैसे करेंगे कि देखेंगे दोनों में 4 की घात 11, सभी में चारों संख्याओं में 4 की घात 11 कॉमन है। 4 की घात 11 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से 4 की घात पूरी 11 कॉमन आ गया, 1 बचेगा। जैसे 4 की घात 11 आ गया तो 4 की घात 1 बचा, यानी 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 13 में से 11 कॉमन ले लिया, 4 की घात कितनी बचेगी 2 प्लस 4 की घात 14, 14 में से 11 घटा दीजिए 3, यानी 4 की घात हमारा 3 बचा।
क्या हो गया, 4 4 क्या होता है 2 की घात 2 और उसकी घात 11, तो क्या होगा 1 प्लस 4, 4 की घात 2 16 प्लस 4 की घात 3 64 हो गया। ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी घातें, यानी 2 की घात 22 इंटू 16 64 80 बचा 84 और 1 85। अभी 85 किस में है, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में नहीं है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, तो इसको कर लेंगे। क्या हो जाए 2 की घात 22 गुणा 17 गुणा 5, 17 5 85 होते हैं, यानी 5 की घात 1 और 7 की घात 1। ये हो गया हमारा किसके रूप में लग गया, ये लग गया हमारे अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में लग गया। तो अब तो आप जो निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। आपको क्या निकालना था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो सभी घातों को जोड़ दिए 22 और 1 23 और 1 24, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। यदि आपको गुणनखंडों की संख्या पूछता तो क्या करता है, इसमें 22 में 1 जोड़ते 23 इंटू 1 में 1 जोड़ते 2 इंटू 1 में 1 जोड़ते 2। तो यदि गुणनखंडों की संख्या पूछता, गुणनखंडों की संख्या तो कितना आ जाता 23 गुणा 4 गुणा 4। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16, 16 ती 48 की 8, हाथ से लाई 4, 16 दूनी 32 और 4 36, 368 आपका आंसर आ जाता।